हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यदि आपने आपसे पहले कहीं भी किसी से भी नहीं पढ़ा है तो इतनी गारंटी मैं एश्योर करता हूं कि यदि इस लेक्चर को आप अच्छे से कंप्लीट करते हो और इसको अच्छे से रिवाइज करते हो तो आज के बाद आपके मॉक टेस्ट हो यहाँ पर या फिर रियल एग्जाम हो उसमें आपके इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तो क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, बस आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, और बात की जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। इस चैनल पे हम जो करने वाले हैं कंप्यूटर की, ये जितनी भी हमारी कंप्यूटर चैप्टर है उन सब का थ्योरी करने वाले हैं। कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर है उन सब सारे चैप्टर की थ्योरी करने वाले हैं। और थ्योरी के बाद मैंने यहाँ पे एक पीवाईक्यू सीरीज भी चला रखी है। पीवाईक्यू मतलब बोले तो प्रैक्टिस सेट भी चला रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट करूंगा इन्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करूंगा, तो ये आप देख सकते हो। और इससे पहले बात करूं तो मैंने यहाँ पे आप चैनल पे ईमेल और इंटरनेट चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आप उनको जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने इसकी बनवा दी है, प्लेलिस्ट में उन दोनों वीडियो की डाल दिया है, इसको भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, और एक बात और चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्लास है किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या कैसे भी एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, मैं बोलूँ कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास काफी बेनिफिशियल होने वाली है। और मैं मेन पर्पज के लिए बात करूं तो जो हमारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हो गए, AWO TPO हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जितने भी एग्जाम हो गए, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बात की जाए तो यहाँ पे BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल तक के जितने एग्जाम हो गए उनके लिए, IBPS बैंक वगैरह के जितने भी एग्जाम हो गए उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लर्क और PO लेवल तक के। तो वो सब इसको ले सकते हैं क्लास को। आप वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। बात करें सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के जो निर्देश होते हैं उनको डाटा और प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात कर लें कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के, 1, 2 और 3। पहले जो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सेकंड बात की जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड बात की जाए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बात तो आपको क्लियर हुई। चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इंटरप्रीटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, असेंबलर होते हैं, लोडर होते हैं। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं जैसे पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS पेंट हो गया। जितने भी हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं ये होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे डिस्क मैनेजमेंट हो गया, डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, स्कैन डिस्क हो गया, वायरस स्कैनिंग हो गया, डिस्क चेकर हो गया, ये जितने भी होते हैं हमारे, ये सारे सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई सॉफ्टवेयर के टाइप की। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हमने पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 1। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके। जो प्रोग्राम कंप्यूटर में चलने में अथवा उसको कंट्रोल करने में के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये बिना किसी सहायता के काम करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, विंडोज हो गया, MS DOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया और लिनक्स हो गया। तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बिना हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो जिनके बिना हम कंप्यूटर काम नहीं करे तो उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इनके बिना स्टार्टिंग में ओपन करते हैं तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर जो ऑन वगैरह होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ये ऑन होता है, कार्य करता है जो भी। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, हमारे वास्तविक कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। जो भी हम ऐप यहाँ पे बात सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पे की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हो गया हमारा वो जिससे हम कंप्यूटर हमारा चलता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो यूजर की एक्चुअली काम के लिए बनाए जाते हैं, वास्तविक कार्य के लिए बनाए जाते हैं। इनको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगर इनको हम यूज करेंगे तो इनके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी पहले। अगर ये ही नहीं होगा तो इसको सॉफ्टवेयर को कहाँ से यूज करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, हमारा मोबाइल है, एंड्रॉयड है हमारा। एंड्रॉयड में ऐप को कैसे यूज करेंगे जब हमारा एंड्रॉयड में ये OS ही नहीं होगा। जैसे आपका सैमसंग का होगा तो सैमसंग होगा, या फिर आपका किसी रेडमी का होगा तो वो होगा।
तो अगर वो ही नहीं होगा तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट। चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते। एग्जाम्पल में इसकी बात करूं तो मैं एम एस वर्ड हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस पेंट हो गया, क्रोम हो गया, एडोवा एडोवा हो गया, बी एस कोड हो गया। तो ये सारे हमारे जितने भी हैं ये हमारे एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो इनको कहाँ से यूज करोगे बताओ। तो इसी प्रकार से ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर की गति की क्षमता को बढ़ाते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं इसकी बात करूं तो एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ड्राइवर्स हो गए, स्कैन ड्राइवर हो गए, ये हमारे जितने भी हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमने अब बात की थी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे ऑपरेटिंग दो पार्ट में इनको डिवाइड किया हुआ है। पहला तो हो गया यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया यहाँ पे ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कई प्रकार के, दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मेनली बात की जाए तो। पहला हो गया हमारा GUI बेस। GUI होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिनमें ग्राफिकल फॉर्मेट में हमारा डाटा होता है। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो विंडोज हो गया या फिर हमारा एंड्रॉइड हो गया, तो ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और बात की जाए CUI की, CUI होते हैं हमारे कमांड, CUI की फुल फॉर्म होती है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस वो होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे कमांड बेस से चलते हैं, कमांड बेस से चलते हैं। अब कमांड बेस से कौन से इंटरफेस से हमारे वो चलते हैं, कमांड बेस से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका मैं एक दो एग्जाम्पल दूं। एक तो हो गया हमारा लाइनक्स, जो हमारा काली लिनक्स भी बोलते हैं, लाइनक्स लग गया लाइनक्स। लिनक्स हमारा कमांड बेस होता है। और MS डॉस जो हमारा होता है, MS डॉस, पैरट OS हो गया, PARROT, पैरट OS हो गया। ऐसे कई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कमांड यूजर इंटरफेस से वर्क करते हैं। जो मैं बात करूं, ये अब से पहले थे, तो उसके बाद सुविधा को सरल बनाने के लिए हमारा GUI इंटरफेस आना स्टार्ट हुआ। कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड के फॉर्म में काम करते हैं। जैसे हमें कमांड MS डॉस में ही हमें कोई फोल्डर बनाना होता है तो mkdir कमांड यूज करके हम फोल्डर बनाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार। और यहाँ पे GUI की बात करें, GUI में हम हमारा डायरेक्टली हमें फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके बना सकते हैं। शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N, तो डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं। तो इस प्रकार ये काम करने लगा, डायरेक्ट यूजर ग्राफिक को देखकर काम करने लगा। उससे पहले ये हमारे CUI होते थे, कमांड यूजर इंटरफेस, तो ये कमांड पे काम करते थे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी और इसको आगे थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसलेटर की बात करते हैं। ट्रांसलेटर मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कंपाइलर हो गया, यहाँ पे असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है। ये हमारे तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, इनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। पहले जो बात करते हैं, पहले हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर पे हमारा मतलब सेकंड की बात कर लेते हैं, फिर उसमें डिटेल में जानेंगे हम। ट्रांसलेटर जो है हमारा, यह एक HLL एंड LL में बदलता है। HLL क्या होता है हमारा, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ये C++, जावा जैसी लैंग्वेज को हमारा लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। लो लेवल लैंग्वेज जैसे मशीन लैंग्वेज हो गया, हमारा असेंबली लैंग्वेज हो गया। तो ये HLL को LLL में बदलता है। अब ये बदलता क्यों है, इसके भी यहाँ पे दिया हुआ है कंपाइलर। जैसे बदलता है ये तो आपको पता पड़ गया, ट्रांसलेटर ये बदलते हैं। अब ट्रांसलेटर में जैसे कंपाइलर बदल रहा तो इसके कंपाइलर के बारे में सुनो, ठीक है। कंपाइलर क्या है, यह एक पुराने कोड को एकत्रित करता है 0-1 के फॉर्म में। 0-1 होता है हमारा बाइनरी डिजिट, ठीक है। इसमें बदलता है। यह पुराने प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको एक बार पढ़ता है, पुराने नहीं, पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है। जैसे हमारा कोई कोड लिखा है, जैसे हमारा C या C++ में कोई कोड लिखा हुआ है, मानो C++ में कोई कोड लिखा, तो यह पूरे प्रोग्राम को कोड को पढ़ेगा। हाई लेवल में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। मशीन लैंग्वेज 0-1 में फॉर्म करेगा, 0-1 में चेंज करेगा, ठीक है। ये बात कंपाइलर की आपको समझ में आ गई। कंपाइलर क्या काम करता है, जैसे हमारा कोई C या C++ का कोई कोड लिखा C++ का, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल की भी एक शॉर्टकट की होती है F9 कंपाइल की F9 शॉर्टकट की होती है। और तो जैसे ही कंपाइल करने के लिए, ये C++ की बात कर रहा हूँ मैं। C++ में जैसे ही हम C या C++ में सॉफ्टवेयर में होती है F9 शॉर्टकट की कंपाइल करने की। जैसे इसी को प्रेस करते हैं तो यह पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है और हाई लेवल में लिखे हुए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कोड को फिर बताता है कि कोई कोड में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीज हमारा कंपाइलर करता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर होता है क्या, असेंबलर हमारा बाइनरी में बदलता है, बाइनरी हमारा असेंबलर में चेंज करता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में की बात करूँ, प्रेजेंट में इसका ना के समान यूज हो रहा है, इसका असेंबलर का यूज ना के समान होता है, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई। इंटरप्रीटर का यूज, इंटरप्रीटर की बात करें, यह एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी में चेंज करता है। रीड फुल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, यह पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है। इसका भी आज के टाइम में बहुत ही कम यूज होता है। आगे चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, अब ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज पूछी जा सकती है, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है कंपाइलर। अब यहाँ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है कंपाइलर। ये चीज आपको याद रखनी है। सी और सी जावा की बात हुई थी तो यहाँ पे जान लेते हैं। सी लैंग्वेज जो 1972 ईस्वी में डेनिस रिची ने बनाई थी, ठीक है। और जावा की बात करें तो जावा 1995 ईस्वी में जेम्स गोसलिन ने बनाई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। बात करें तो पहला एम एस डॉस जो 86 डॉस के नाम से जाना जाता था, 86। अगर डॉस की बात करें, डॉस डॉस की यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। डॉस डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारी डॉस की फुल फॉर्म होती है। ये आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, ठीक है। डॉस के नाम से जाना जाता है। पहली बार विंडोज की घोषणा 1983 ईस्वी में हुई थी। जो विंडोज की घोषणा हुई थी वो 1983 में हुई थी। इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये जितने भी पॉइंट है हाईलाइट, मतलब इंपॉर्टेंट मार्क करना इन सारे पॉइंट्स पे। स्टेटमेंट वाइज में या फिर डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं इनको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहली विंडो 1885 में आई थी। विंडोज की बात हुई तो विंडोज की कुछ लिस्ट जान लेते हैं। तो विंडोज की हमने यहाँ पे कुछ एक लिस्ट बनाई रखी है, तो उस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो विंडोज हमारी 1.0 1885 ईस्वी में आई थी, इसमें हमारा क्या क्या था, कैलकुलेटर था, एमएस पेंट था, वर्ड था, प्रोसेसर था। वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो ये चीज हमारी विंडोज 1.0 में थी। विंडोज 2.0 की बात करें तो 1887 ईस्वी में आई थी। इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन आया था। विंडोज 3.0 की बात करें तो इसमें जीयूआई का इंटरफेस हमारा आ गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें आ गया था। अब इनको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी मैंने पहली, दूसरी, तीसरी मार्क करवा दी, इनसे पूछा जा सकता है। अब फिर भी आपको एक एक बार इन सबको पढ़ लेना, और यहाँ पे कुछ लास्ट में बात करेंगे। जो हमारी विंडोज 7 थी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आपको, इंपॉर्टेंट। और विंडोज 209, ठीक है, इनको भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। विंडोज को मार्क करना, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। विंडोज 7 जो है हमारी ये 2009 में आई थी। विंडोज 8 की बात करें तो 2012 में आई थी। विंडोज 10 2015 में आई थी। इनके ईयर याद रखने हैं आपको, ईयर इनके याद रखने हैं, लास्ट के 3 के, ठीक है। विंडोज 11 आई थी 24 जून 2021 में, इसका भी आपको ईयर याद रखना है। विंडोज 12 अभी अभी कमिंग सून है, अभी आई नहीं है ये, तो इसको आप नोट कर सकते हो। एक बार इनको देख लेना, ऊपर को भी एक बार देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। और जैसे जिनके आगे मैंने लिख रखा है कुछ, उनको एक बार देख लेना। चलो मैं बता देता हूँ इनको, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलो आप इनको एक बार देख लेना। जैसे विंडोज 2000 में हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज में आ गया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, तो ऐसे आप देख सकते हो, मैंने आगे नोट कर रखा है। यहाँ पे आप बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होती है यूनिक्स की यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 1969 में ईस्वी में से बेल लैब में डेनिस रिची ने बनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपना। क्लोज सोर्स ओएस है, ये क्लोज सोर्स ओएस है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ओएस एंड मैक ओएस में फास्ट हाई सिक्योरिटी होती है। विंडोज ओएस और ये आपको पता है, विंडोज ओएस में, मैक ओएस में फास्ट एंड हाई सिक्योरिटी होती है, ये सबको पता है। बात करते हैं आगे। यूनिक्स 3 पार्ट में मिलकर बना होता है। यूनिक्स जो हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कर्नेल, सेल, प्रोग्राम। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, या फिर ये एक बार मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद रखना कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इन तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। लाइनक्स की फुल फॉर्म की बात करें तो लवेबल इंटरकलेक्ट नॉट यूजिंग फॉर एक्सपी, ये इसकी लाइनक्स की फुल फॉर्म होती है। लाइनक्स के भी यहाँ पे, लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे कई वर्जन होते हैं लिनक्स की। एक तो काले लिनक्स हो गया, और ये कुछ और भी इसके वर्जन होते हैं, तो उनके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछता है। और बात करें 17 सितंबर 1991 ईस्वी में लीनियर टोवर्ल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स को नोट करना, कब पूछा जाता है कि लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ओएस है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ओएस के ऊपर आगे मैंने बात की है, डिस्कस किया हुआ है, तो उसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। ये कर्नेल बेस जो हमारी लिनक्स है, ये कर्नेल बेस है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी, ठीक है। आगे बात करते हैं, लाइनक्स हो गया। आगे अपने एंड्रॉइड फोन की बात करते हैं, एंड्रॉइड यूजर वालों के लिए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नेल पे, लाइनक्स कर्नेल पे ही हमारा एंड्रॉइड बेस होता है, इसको भी इंपॉर्टेंट बात करना। एंड्रॉइड में बीटा वर्जन 2007 से में लॉन्च हुआ था। जो हमारा एंड्रॉइड में बीटा वर्जन है 2007 में लॉन्च हुआ था, गूगल द्वारा संचालित है। ये हमारा एंड्रॉइड है, गूगल द्वारा संचालित है।
आप देखते हुए गूगल वगैरह पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड आते हैं इसमें। करंट एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन हमारा एंड्रॉइड 30 है। और बात करें मानव के समान दिखने वाला ओएस है ये हमारा एंड्रॉइड ओएस, मानव के समान दिखने वाला ओएस है। इसके नाम खाने के सामान के नाम पर रखे हुए होते हैं, जैसे आप देख सकते हो केकपेक, इलिकेयर और डोनेट, आइसक्रीम, सैंडविच, किटकैट और लॉलीपॉप आदि ऐसे नाम होते हैं इसके, ठीक है। और बात की जाए तो एंड्रॉइड हो गया, आप बात करते हैं आईओएस, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। तो एप्पल इंटरप्रिटेशन द्वारा निर्मित यह एक लोकप्रिय ओएस है। इसका उपयोग आईफोन आईपैड में किया जाता है। आईफोन आईपैड में इसका उपयोग यूज किया जाता है। स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड ओएस बेस्ड बड़ा ओएस, एप्पल आई ओएस, ब्लैकबेरी, सेमेरियन ओएस, विंडोज मोबाइल ओएस, पाल्म ओएस। तो ये 2011 से 2015 के बीच में आए थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जो अब बात कर रहे थे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये 1999 से 2019 के बीच की रिपोर्ट है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन 38.77% सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जो हमारे यही है एंड्रॉइड फोन है, जो हमारे 38.77% यूज किए जाते हैं। सिम्बेनी के ये हमारे 24.51% यूज किए जाते हैं। आईओएस की बात करें तो ये हमारे 17.12% हमारे यूज किए जाते हैं। ब्लैकबेरी 12.14 यूज किया जाता है। विंडोज मोबाइल होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई 2.08% यूज किए जाते हैं। ये 1999 से लेकर 2019 तक की रिपोर्ट के अनुसार है। विंडोज मोबाइल में 2.08% यूज किए जाते हैं। पाल्म ओएस की बात करें तो 0.09% यूज किए जाते हैं। सबसे कम पॉपुलर है ये पाल्म ओएस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये बेसिकली मैं समरी अपने तरफ से ले आया हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ये पूछी जा सकती है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आपको याद रखना है। बस ये याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा एंड्रॉइड यूज किया जाता है, सबसे कम पाल्म ओएस यूज किया जाता है। ये चीज आप याद रख सकते हो। अब बात करें बग की। बग होता क्या, कंप्यूटर के अंदर पाई जाने वाली एक एरर होती है बग, ठीक है। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली ये एरर होती है, ये बात आपको क्लियर होगी। बग और डिबगिंग क्या होता है, एरर को ढूंढकर टेस्टिंग करके इसे एरर को ढूंढकर दूर करना ही हमारा डिबगिंग कहलाता है। बगिंग और डिबगिंग आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम पैच की। पैच हमारा होता क्या है, सॉफ्टवेयर या ऐप को अपडेट के लिए अतिरिक्त प्रोग्राम दिए हो तो उसे पैच कहते हैं। सॉफ्टवेयर या ऐप को अपडेट के लिए अतिरिक्त प्रोग्राम दिए गए होते हैं, उन्हें पैच कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर अशुद्धियों को ढूंढकर उसे सुधारने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। ओपन सोर्स ओएस और क्लोज सोर्स ओएस की मैं तो आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ओएस यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओपन सोर्स ओएस की मैं बात करूं, अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें जिनके लिए कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमारे ये फ्री होते हैं, यूजर के लिए यूज करने के लिए फ्री होते हैं, वो हमारे ओपन सोर्स ओएस कहलाते हैं। और बात करें क्लोज सोर्स ओएस, ये हमारे पेड पार्टनरशिप वगैरह इनकी लेनी पड़ती है, ये पेड होते हैं। और तो आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन सोर्स ओएस की बात कीजिए तो GIMP कुछ ओपन सोर्स ओएस है, ये आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट भी आपको एग्जाम में से क्वेश्चन मिल सकता है। GIMP हो गया, पाइथन हो गया, GNU हो गया, लाइनक्स हो गया, क्रोम हो गया, फायरबॉक्स हो गया, ETC, ये हमारे कुछ ओपन सोर्स ओएस है। क्लोज सोर्स ओएस की बात करें तो एडोबे रीडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS विंडो हो गया, ETC, ये सारे हमारे क्लोज सोर्स ओएस है। बात करते हैं बूटिंग की। बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग हमारी ये कंप्यूटर इसे हटने देते हैं, ठीक है। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। यह प्रचलन तंत्र को रैम में लोड करती है। प्रचलन तंत्र वही होता है, ये बूटिंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रचलन तंत्र इसने बोला है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रैम में लोड करता है। बूट हमारा लोडर प्रोग्राम रोम में उपस्थित होता है। रोम की फुल फॉर्म आपको पता होगी, रीड ओनली मेमोरी, ये बताने की जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ पे, इसे वैसे तो मैं आपको मेमोरी वाले चैप्टर कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। रैम हमारी जो होती है यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम की बात करें तो रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये चीज आपको नोट याद रखनी है, नॉन वोलेटाइल होती है। और बाकी मैं इनको रैम रोम के बारे में, इन सब के बारे में मेमोरी चैप्टर में आगे आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। टाइप ऑफ बूटिंग की बात करें तो टाइप, यहाँ पे बूटिंग के टाइप दो प्रकार की बूटिंग होती है यहाँ पे। एक तो कोल्ड बूटिंग और सेकंड होती है यहाँ पे वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता क्या, वार्म बूटिंग क्या होता है, तो कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जैसे डायरेक्ट हम हमारा स्विच बटन होता है उसे डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो ये हमारी कोल्ड बूटिंग होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्ट बूटिंग होती है हमारी रीस्टार्ट की प्रक्रिया, जैसे कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारी वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है। बूटिंग आपको क्लियर हो गई। बूटिंग अब बात करते हैं वर्ल्डेस्ट बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज।
जो भारत हमारी विश्व की सबसे बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट, सबसे भारत विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। अब विश्व की बात की तो इंडिया की भी बात कर ले, इंडिया की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है वो हमारी टीसीएस। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टाटा टाटा कंसिस्टेंट सर्विस, ठीक है, पता भी होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जॉन वॉयडल टुके ने किया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क करनी है। डायरेक्ट इनसे वन लाइनर क्वेश्चन है ये, ऐसे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाल फिलहाल एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आईबीएम की बात करें तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एपीआई की फुल फॉर्म की बात करें, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आईसी की बात करें, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी आईसी जो चिप आती है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इनका नाम होता है। आईसी चिप हमारी यूज करी गई थी, थर्ड जनरेशन में इनका यूज किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं यूनिवैक की। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे होते क्या, उनको ऊपर बात कर लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो लास्ट में आपने देखा था, तो ये जैसे फायरवॉल जो मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, फायरवॉल वगैरह, तो ये फायरवॉल जैसे नेटवर्किंग सुरक्षा। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के ऊपर बात की गई है यहाँ पे। नेटवर्किंग सुरक्षा प्रणाली जो कंप्यूटर ट्रैफिक को निगरानी एवं नियंत्रण एवं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हैकर, वायरस एंड मालवेयर से बचाता है, प्राइवेसी बनाए रखता है, स्टॉप एंड ट्रैफिक की प्राइवेट नेटवर्क को इंटरचेंज में के माध्यम से स्थापित करता है। करना यही है कि हैकर वगैरह वायरस से मालवेयर से इसे बचाता है, और सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर को हैकर वगैरह मालवेयर से बचाता है, प्राइवेसी बनाए रखता है। तो ये हमारा फायरवॉल का काम होता है। फायरवॉल से हाल ही में एक दो क्वेश्चन पूछे गए, मैंने मॉक टेस्ट में भी से एक दो क्वेश्चन देखे थे, तो इसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज जो हमारा टारगेट है वो इतना ही, ठीक है। टारगेट बोल रहा हूँ मैं, टारगेट सीरीज चला रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे मुंह से बार बार टारगेट निकलता है, ठीक है। तो आज जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो चैप्टर पढ़ा है, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको करना क्या है, अब सॉफ्टवेयर की आपने थ्योरी पढ़ ली, कंप्लीट थ्योरी कर ली। अब आपको एक चीज और कर लेनी है, अगर आपके पास कोई बुक वगैरह हो, जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उसकी कोई बुक हो, या फिर उसकी बुक नहीं हो तो उसके एक बार पीवाईक्यू आप जरूर लगा लेना। इस बात को मैं आप बोलूंगा, अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं उसके पीवाईक्यू लगा दूंगा। फिलहाल मैं जो चला रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। वो अभी तो फिलहाल मिक्स ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मिक्स। अगर मैं सोचूंगा तो उसको मैं टॉपिक वाइज भी चलाऊंगा। तो बस ये करना है आपको। मैं सीधी बात में बोलूँ तो जो सॉफ्टवेयर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, इसके आपको एक बार एमसीक्यू लगा लेने हैं, ठीक है। एमसीक्यू लगा लेने, इससे आपको वो एक बार क्लियर हो जाए किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको उसके एक बार एमसीक्यू लगाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करोगे ही, कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या सोच रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम वो मेमोरी ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।